Hello, Jai Hind, Namaskar, Sathiyon. I'm Sameer Tripathi, your history educator, and I welcome you all to this platform of Arts World. I hope आप सभी लोग बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, ये हमारी माइंड मैप सीरीज का लेक्चर नंबर 5 है, जहां पर आज हम अपनी बुक 2 स्टार्ट करने वाले हैं और बुक 2 का पहला चैप्टर हम लोग आज कवर करेंगे, विच इज थ्रू द आईज ऑफ ट्रैवलर्स परसेप्शंस ऑफ द सोसाइटी 10th to 17th सेंचुरी। अब जैसे कि आपको समझ आ रहा होगा कि जब हम बुक 2 में एंटर करते हैं तो बुक 2 के साथ हम बेसिकली मेडिवल इंडिया की शुरुआत कर देते हैं। हमारी जो 3 थीम्स हैं वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न। तो सेकंड बुक से हम मेडिवल इंडिया को शुरू कर देते हैं पढ़ना। मेडिवल इंडिया की बात करूं तो मेडिवल इंडिया को जनरली हम 2 पार्ट्स में पढ़ते हैं, अर्ली मेडिवल इंडिया 7 to 12th सेंचुरी और लेटर मेडिवल इंडिया वो 13 to 18th सेंचुरी, जहां पर हमें मेनली दिल्ली सल्तनत और मुगल एम्पायर देखने को मिलता है। अब मेडिवल इंडिया की जब हम बात करते हैं तो इसको मेडिवल इंडिया कंसिडर करने के लिए हिस्टोरियंस ने एक सबसे इंपॉर्टेंट रीजन दिया है कि इस टाइम पे ना भारत में फॉरेन इन्वेजन बहुत रेगुलर होना शुरू हो जाता है और फिर अल्टीमेटली हमें देखने को मिलता है कि भारत के अंदर 2 डायनेस्टी स्टैब्लिश होती हैं, इस्लामिक डायनेस्टी स्टैब्लिश होती हैं, जो कि पहली दिल्ली सल्तनत थी और दूसरी मुगल एम्पायर था। अरब, तुर्क्स, अफगानीज, ईरानीज, इन सब का भारत में आगमन होना शुरू हो जाता है और इन्हीं के साथ साथ कई सारे ट्रैवलर्स भी भारत आना शुरू होते हैं जो भारत के बारे में जानना चाहते हैं, भारत को विजिट करना चाहते हैं और वो भारत के बारे में काफी डिटेल्ड अकाउंट लिखते हैं, भारत के बारे में काफी सारी डिटेल्ड जानकारियां हमें देते हैं। कई बार ऐसी जानकारियां जिनको हम आम जिंदगी में नोट डाउन नहीं करते हैं लेकिन वो जरूरी होती हैं, वो सारी जानकारियां हमें इन फॉरेन अकाउंट्स में देखने को मिलती हैं। इन फॉरेन अकाउंट से हमें सोशो इकोनॉमिक, कल्चरल और पॉलिटिकल सिनेरियो के बारे में बहुत डिटेल्ड जानकारी मिलती है। इस चैप्टर के अंदर हम मेनली 3 इंपॉर्टेंट ट्रैवलर्स के बारे में बात करेंगे और उनकी राइटिंग्स के बारे में बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर उन्होंने भारत के बारे में क्या क्या ऑब्जर्वेशंस की थी। उनमें से सबसे पहले हैं अल बरूनी, जिन्होंने लिखी है किताब उल हिंद और ये अरेबिक भाषा में है। दूसरे हैं इब्न बतूता, जिन्होंने किताब लिखी है रिहला और ये अरेबिक भाषा में है। और तीसरे हैं फ्रैंकोइस बर्नियर, जिन्होंने ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर लिखी है और ये फ्रेंच भाषा में है। तो एक एक करके हम इन तीनों ही राइटर्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि आखिर इन्होंने भारत में रहते हुए या भारत के बारे में क्या जानकारी दी है और वो जानकारी हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे सकती है और कैसे हम भारत को और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। सबसे पहली बारी बात करते हैं अल बरूनी की। अल बरूनी द फेमस राइटर, इन्होंने द किताब उल हिंद लिखी और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर थी। माना जाता है कि भारत की वन ऑफ द अर्लीस्ट एनसाइक्लोपीडिया मानी जाती है किताब उल हिंद। जो डिटेल्ड वर्क भारत के बारे में इसमें दिया गया है, आई डोंट थिंक कि इससे ज्यादा डिटेल हमें और कहीं पे भी जानकारी मिलती है भारत के बारे में। और यही कारण है कि आगे चलकर जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे पहले प्रधानमंत्री हुए, उन्होंने अपनी किताब द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, किताब उल हिंद से ही आप कह सकते हैं उसको पढ़कर और उसी से ही मोटिवेशन लेकर, उसी से जानकारी लेकर उन्होंने अपनी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी थी और वो बहुत ही डिटेल्ड जानकारी देता है भारत के बारे में। अल बरूनी की बात करें तो अल बरूनी का जन्म 973 सी ख्वारिज्म प्रेजेंट डे उज्बेकिस्तान में हुआ था। एंड अल बरूनी एक बहुत ही पढ़ी लिखी फैमिली से आते थे। ही वॉज वेल एजुकेटेड, उनको कई सारी भाषाएं आती थी। ही वॉज अ ग्रेट लिंग्विस्ट, उनको सीरियक, अराबिक, पर्शियन, हेब्रू, संस्कृत, ये सारी भाषाएं आती थी। अब होता क्या है कि महमूद गजनी 1017 में महमूद गजनी ख्वारिज्म पर अटैक करता है। गजनविद एम्पायर को एक्सपांड करने के लिए ख्वारिज्म उज्बेकिस्तान पर अटैक करता है और अटैक के दौरान वो अपने साथ कई सारे स्कॉलर्स को लेकर आता है, जिनमें से एक अल बरूनी भी थे। महमूद गजनी जब ख्वारिज्म पर अटैक करता है तो वो अल बरूनी को अपने साथ लेकर अपनी कैपिटल गजनी में आ जाता है और माना जाता है कि अल बरूनी 70 साल की उम्र तक गजनी में ही रहते हैं। इसी बीच महमूद गजनी भारत पर 17 बार अटैक करता है। माना जाता है कि 1000 से लेकर 1027 तक महमूद गजनी ने 17 बार भारत पर अटैक किया और सोमनाथ और मथुरा जैसे टेम्पल्स को नष्ट किया था, भारत को लूटा था। हर बार जब महमूद गजनी अटैक करता तो भारत से कुछ ना कुछ लूट के जाता। तो इन्हीं अटैक्स के दौरान एक बार महमूद गजनी के साथ अल बरूनी भी भारत आया और माना जाता है कि वो पंजाब के इलाके में आकर सेटल हो गया। अल बरूनी को यूं तो स्टार्टिंग से ही भारत के अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, वो भारत को बहुत ज्यादा जानना चाहता था। अल बरूनी ने कई सारी संस्कृत किताबें पढ़ी हुई थी जिनका अरेबिक ट्रांसलेशन हो चुका था 8वीं शताब्दी से। वो एस्ट्रोनॉमी हो, मैथमेटिक्स हो या मेडिसिन हो, उनके ऊपर जो भी संस्कृत में किताबें लिखी गई थी, अल बरूनी ने उनको अरेबिक भाषा में ऑलरेडी पढ़ा हुआ था और वो इंडिया के बारे में और डिटेल में जानना चाहता था भारत में आकर। तो जब महमूद गजनी ने भारत पर अटैक किया तो अल बरूनी भी एक बार उनके साथ आया और माना जाता है कि पंजाब के इलाकों में, जो प्रेजेंट डे पाकिस्तान पंजाब का इलाका है, उन इलाकों में आके अल बरूनी सेटल हो गया और वहां पर सेटल होने के साथ उसने लोकल मौलवीज, लोकल पंडितों के साथ रहते हुए संस्कृत भाषा सीखी और भारत के कई सारे फिलोसफिकल और रिलीजियस टेक्स्ट पढ़े।
इन सबको पढ़ने के बाद अल्टीमेटली अल बरूनी ने स्वयं एक किताब लिखी विच वाज किताब उल हिंद। इसको बहुत ही सिंपल अरेबिक भाषा में लिखा गया है और इसमें बेसिकली हमें 80 चैप्टर्स देखने को मिलते हैं जो अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर बात करते हैं, जैसे रिलीजन, फिलोसफी, फेस्टिवल, एस्ट्रोनॉमी, एल्केमी, मैनर्स, कस्टम, सोशल लाइफ, वेट्स एंड मेजर्स, स्कल्पटिंग, लॉज एंड साइंस ऑफ मेजरमेंट, मीट्रोलॉजी। एल्केमी अलग अलग मेटल्स को मिलाना या केमिकल की जानकारी आप कह सकते हैं। मीट्रोलॉजी मेजरमेंट का साइंस जिसको बोला जाता है। तो एन नंबर ऑफ टॉपिक्स वर कवर्ड बाय अल बरूनी इन किताबुल हिंद। इनफैक्ट अल बरूनी ये लिखता है कि मैंने ये किताब उस व्यक्ति के लिए लिखी है जो भारत में रह रहे लोग या इस सबकॉन्टिनेंट के लोगों के बारे में जानना चाहता है या यहाँ आकर रहना चाहता है। तो उनके लिए बेसिकली एक अर्ली इंट्रोडक्टरी जो जानकारी है मैंने अपनी किताब के अंदर दी हुई है। अल बरूनी ने ये जो किताब लिखी है, इतिहासकार इसको बहुत ही बेहतरीन ज्योमेट्रिक प्रिसीजन के लिए जानते हैं। वो मानते हैं कि इसको एक ज्योमेट्रिक तरीके से लिखा गया है, इसमें जो पैटर्न फॉलो किया गया है उसकी प्रेडिक्टेबिलिटी और उसकी जो प्रिसीजन है वो बहुत ही जबरदस्त है और माना जाता है कि ये मे बी अल बरूनी की मैथमेटिक्स की जानकारी को भी दर्शाता है। अल बरूनी ने बेसिकली किया क्या है, वो हर चैप्टर की स्टार्टिंग एक सवाल के साथ करता है, हर चैप्टर की स्टार्टिंग एक सवाल के साथ करता है, फिर उस सवाल का जवाब देता है सांस्कृतिक ट्रेडिशंस के बेसिस पर कि संस्कृत टेक्स्ट में जो उसका जवाब दिया गया है वो मेंशन करता है और फिर बाद में उसका कंपैरिजन करता है दूसरे ट्रेडिशंस के साथ। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि कितना डिटेल में अल बरूनी ने इस किताब को लिखा है और कितने बेहतरीन तरीके से इसको प्रेजेंट किया है। अल बरूनी इस किताब को इसलिए लिखता है क्योंकि ऑलरेडी उसने अरेबिक में ट्रांसलेशंस पढ़े हुए हैं, तो फिर आखिर वो ये किताब क्यों लिख रहा है। तो अल बरूनी का ये मानना था कि ठीक है, मैंने कई सारे अरेबिक ट्रांसलेशन पढ़े हैं संस्कृत, पाली और प्राकृत टेक्स्ट के, लेकिन उनका मैं इंप्रूव्ड वर्जन प्रेजेंट करना चाहता हूं। इनमें कई सारी प्रॉब्लम्स थी, मुझे ऐसा लगा कि इनमें कई सारी दिक्कतें थी एंड आई वांटेड टू प्रेजेंट द इंप्रूव्ड वर्जन ऑफ ऑल दीज ट्रेडिशंस। अब अल बरूनी की थोड़ी सी ऑब्जर्वेशंस की बात करते हैं। अल बरूनी ने किताब लिखते हुए 3 बैरियर्स की बात की है, राइट। ही एक्सप्लेन 3 बैरियर्स कि भाई भारत में रहते हुए और भारत के बारे में जानते हुए, समझते हुए, भारत के बारे में लिखते हुए मुझे 3 प्रॉब्लम्स आई, 3 अवरोध आए। वो 3 बैरियर्स की बात करता है। सबसे पहला है संस्कृत लैंग्वेज। अल बरूनी कहता है कि संस्कृत भाषा अपने आप में बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही कठिन भाषा है एज कंपेयर टू अरेबिक एंड पर्शियन, क्योंकि इसमें कई सारे ऐसे शब्द हैं जिनका एग्जैक्ट मीनिंग समझ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरा बैरियर अल बरूनी कहता है कि भारत में कई सारे रिलीजियस प्रैक्टिसेस और कस्टम्स हैं, इतनी डाइवर्सिटी है कि आप किसी एक ट्रेडिशन को पढ़ने जाओगे तो दूसरा आपसे छूट जाएगा। तो हर ट्रेडिशन को अलग अलग पढ़ना और उन सबके बारे में अलग से जानकारी प्राप्त करना ये बहुत ही असंभव हो जाता है, क्योंकि इतने डाइवर्स लोग भारत के अंदर रहते हैं कि आप किसी एक व्यक्ति विशेष या किसी एक धर्म के बारे में सिर्फ नहीं बता सकते हैं। अलग अलग व्यक्ति अलग अलग प्रैक्टिसेस धर्मों को मानते हैं, अलग अलग जातियों से आते हैं और उनके बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस अलग अलग हैं। और तीसरी प्रॉब्लम उन्होंने बताई कि भारत की जो लोकल पॉपुलेशन है वो मिंगल होना नहीं चाहती है, वो साथ में जुड़ना नहीं चाहती है, वो बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड है। दे डू नॉट वांट टू मिंगल विद द अदर पर्सन। वो दूसरे लोगों के साथ उतना खुलकर बात करना या उनके साथ जुड़ना या उनके साथ मिक्सअप होना पसंद नहीं करते हैं। तो दिस वाज द थर्ड बैरियर अकॉर्डिंग टू अल बरूनी। अब अल बरूनी ने जो किताब उल हिंद लिखी है वो कंप्लीटली किस बेसिस पर लिखी है सर? सांस्कृतिक ट्रेडिशन पर। उन्होंने ब्राह्मण्स के साथ रहते हुए संस्कृत भाषा को पढ़ा और कई सारी संस्कृत किताबों को पढ़ा और उन्होंने किताब उल हिंद में इंडियन समाज का जो भी डिस्क्रिप्शन दिया है या इंडियन सोसाइटी का जो भी विवरण दिया है वो पूरा का पूरा संस्कृत टेक्स्ट पर बेस्ड है। जैसे उन्होंने वेदों का साइटेशन देते हुए पुराण, भगवद गीता, पतंजलि, मनुस्मृति, इन सबको पढ़कर अपना किताब उल हिंद का वर्क डेवलप किया है। तो यहां पर हमें इस चीज का एहतियात बहुत ज्यादा रखना होगा कि सर किताब उल हिंद में मेनली ब्राह्मणिकल और सांस्कृतिक ट्रेडिशंस ही मेंशन किए गए हैं। अब इन्हीं सब के बीच में कास्ट का बहुत बेहतरीन डिस्क्रिप्शन हमें देखने को मिलता है अल बरूनी के द्वारा। अल बरूनी कहता है कि कास्ट सिस्टम या सोशल डिवीजन जो है वो भारत में यूनिक नहीं था, उसके अलावा उन्होंने और भी जगहों पर ऐसे डिवीजन देखे हैं जहां पर समाज को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। जैसे वो एग्जाम्पल देते हैं एंशिएंट पर्शिया या ईरान का। वो बोलते हैं कि ईरान की जो सोसाइटी है वो 4 हिस्सों में डिवाइडेड थी। नाइट्स और प्रिंसेस सबसे ऊपर, योद्धा और राजकुमार, फिर उसके बाद प्रीस्ट, मॉन्क्स और लॉयर्स, प्रीस्ट, पुजारी, मॉन्क, साधु संत, लॉयर्स, वकील, फिर फिजिशियन, एस्ट्रोनॉमर्स और साइंटिस्ट, और सबसे नीचे होते थे पीजेंट्स एंड आर्टिसंस। मतलब अल बरूनी ये कहना चाहते हैं कि भाई सोशल डिवीजन यूनिक नहीं है भारत के अंदर, और भी जगहों पे हमें सोशल डिवीजन देखने को मिले, लेकिन व्हाट मेक्स अल बरूनी अनईजी इज कि भाई
ये जो पॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट है ये मेरे समझ नहीं आया। अल-बरूनी ये कहते हैं कि आपने जो ये पॉल्यूशन का नोशन अपने कास्ट सिस्टम के अंदर रखा है कि देयर आर सम पीपल हु आर पोल्यूटेड, कुछ लोग हैं जो पोल्यूटेड हैं, जिनको छूना मना है, जिनको अनटचेबल या अंत्यज कहा जाता है। ये नोशन मेरे समझ में नहीं आया। अल-बरूनी ये कहते हैं कि भाई देखो, हमारा जो नेचर है, हमारी जो अर्थ है, वो इस तरीके से बनी है कि कोई भी चीज अगर इम्प्योर होती है तो वो अपने आप प्योर हो जाती है। जैसे हवा में अगर कोई इम्प्योरिटी है तो भाई सन के आने से वो प्योर हो जाती है। अगर पानी में कोई इंप्योरिटी है तो पानी का जो नमक है उसको प्योर कर देता है। तो हमारा नेचर या हमारी अर्थ बनी ही इस तरीके से है कि अगर कोई भी चीज इंप्योर हो रही है तो वो अपने आप प्योर भी हो सकती है, और यही कारण है कि लाइफ सस्टेन कर पा रही है अर्थ पर। तो इस तरीके से अगर आप किसी व्यक्ति को अनटचेबल या इम्प्योर कह रहे हैं तो आई डोंट अंडरस्टैंड कि वो कैसे इम्प्योर या अनटचेबल है, और अगर वो है भी तो वो ज्यादा लंबे वक्त तक या पूरी लाइफ अनटचेबल या इम्प्योर नहीं रह सकता है या पोल्यूटिंग नहीं रह सकता है। अब ये जो पूरा डिस्क्रिप्शन था आपको देखने को मिलेगा कि अल-बरूनी ने सांस्कृतिक ट्रेडिशन पर ही दिया है, क्योंकि आपको देखने को मिलेगा कि वो फोर फोल्ड वर्ण व्यवस्था की बात बता रहे हैं। और जैसा ऋग्वेद के अंदर मेंशन्ड है कि भाई ब्रह्म से 4 वर्ण निकले हैं, उनके हेड से ब्राह्मण, उनके शोल्डर से क्षत्रिय, उनके थाई वाले पार्ट से वैश्य और फूट वाले पैर से शूद्र, मतलब पार्ट से शूद्र। तो सेम डिस्क्रिप्शन अल-बरूनी का हमें देखने को मिलता है। लेकिन हाउएवर जो सोशल रियलिटी थी वो एकदम ऐसी नहीं थी। हमें लेटर ऑन देखने को मिलता है कि ऑल दो देयर वर सर्टेन क्लासेस जिनको अनटचेबल या अंत्यज कहा जाता था, बट उनको सोशल वर्क या आप देखेंगे लो पेड वर्क में भी इंक्लूड किया जाता था। जब भी कभी लेबर की जरूरत पड़ती थी तो उन लोगों को लेबर या इकोनॉमिक सर्विसेज में भी रखा जाता था। तो ठीक है, डिफरेंसेस वर देयर, बट उन डिफरेंसेस को कई बार चेंज भी कर दिया जाता था। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं इब्न बतूता के ऊपर। इब्न बतूता ने किताब लिखी है रिहला। ये बुक है अरबिक में और बहुत डिटेल में जानकारी मिलती है हमें भारत की सोसाइटी और कल्चर के बारे में। इब्न बतूता अल-बरूनी से बाद में आते हैं, वो 14th सेंचुरी में भारत आते हैं। इब्न बतूता का जन्म मोरक्को टेंजियर में हुआ था, नॉर्थ अफ्रीका में, और माना जाता है कि वो एक ऐसी फैमिली से आते थे जो बहुत ही पढ़ी लिखी फैमिली थी। बेसिकली उनकी जो फैमिली थी वो शरिया के स्कॉलर थे। शरिया याद है ना, इस्लामिक लॉ। शरिया के स्कॉलर थे, इस्लामिक लॉ की जानकारी रखते थे और उसका इंटरप्रिटेशन देते थे। तो ऑब्वियसली इब्न बतूता की जो फैमिली थी वो काफी पढ़ी लिखी थी, और यही कारण है कि इब्न बतूता वाज आल्सो वेल एजुकेटेड। लेकिन इब्न बतूता का यह मानना था कि सिर्फ किताब पढ़ने से इंसान को नॉलेज नहीं मिलता, इंसान को नॉलेज मिलता है दुनिया घूमकर और एक्सपीरियंसेस लेकर। तो यही कारण था कि इब्न बतूता ने बहुत एक्सटेंसिवली अलग अलग जगहों को ट्रेवल किया, जैसे मक्का, मदीना, पर्शिया, इराक, सीरिया, यमन, ओमान, ईस्ट अफ्रीका। इन सभी जगहों को वो ऑलरेडी ट्रेवल कर चुका था। फिर इब्न बतूता जब सिंध पहुंचा तो वो निकल पड़ा, मतलब भारत के लिए उसने ट्रैवल करने की सोची, तो भारत के लिए निकल पड़ा 1932-1933 में, और 1333 में वो सिंध आ पहुंचा। सिंध प्रेजेंट डे पाकिस्तान का इलाका। सिंध में पहुंचकर उसने सुना मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, जो कि दिल्ली सल्तनत के उस टाइम पे रूलर थे, और वो जा पहुंचा मोहम्मद बिन तुगलक के कोर्ट में बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर। मोहम्मद बिन तुगलक के कोर्ट में जब वो पहुंचा तो मोहम्मद बिन तुगलक इब्न बतूता से बहुत खुश हुआ, उसकी नॉलेज से बहुत खुश हुआ, और उनको दिल्ली का काजी अपॉइंट कर दिया। काजी इज जज। लेकिन इसी बीच में इब्न बतूता और मोहम्मद बिन तुगलक के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, जिसके चलते मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिजन में डाल दिया गया। लेकिन बाद में जब वो मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हुई तो 1342 में मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को ऑर्डर किया कि आप चाइना जाइए और वहां पे जो मंगोल रूलर है वहां पर आप मेरे मैसेंजर बनकर जाइए, मेरे एनवॉय बनकर जाइए और उन तक मेरा संदेश पहुंचाइए। अब इब्न बतूता को जब ये टास्क मिला तो इब्न बतूता डायरेक्टली चाइना नहीं जाते। इब्न बतूता निकल पड़े मालाबार कोस्ट के लिए, साउथ इंडिया। फिर वहां से वो मालदीव्स गए, मालदीव से वो श्रीलंका गए, श्रीलंका से दोबारा मालाबार गए, फिर दोबारा मालदीव्स गए, मालदीव से फिर वो बंगाल गए, बंगाल से असम, असम से सुमात्रा, और सुमात्रा से फिर वो जा पहुंचे चाइना जैतून। चाइना में माना जाता है कि ही विजिटेड अप टू बीजिंग, और फिर वहां से ही रिटर्न बैक टू हिज होम 1347 में, वो अपने मोरक्को घर वापस चले गए। एंड माना जाता है कि चाइना विजिट करने के लिए मार्को पोलो ने जो डिटेल्स लिखी हैं, कहीं ना कहीं इब्न बतूता की भी राइटिंग्स उतनी ही इंपॉर्टेंट हैं। अब हमने ऑल्दो इतनी इजीली ये पढ़ तो लिया कि इब्न बतूता इतना ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन हमें ये समझना होगा कि जिस टाइम पे इब्न बतूता ट्रैवल कर रहे हैं उस टाइम पे ट्रैवल करना इतना आसान नहीं था। इब्न बतूता बताता है कि मुल्तान से दिल्ली जाने में 40 दिन लगता था, वहीं पे सिंध से दिल्ली जाने में 50 दिन लगते थे, दौलताबाद से दिल्ली जाने में 40 दिन लगते थे, और ग्वालियर से दिल्ली जाने में 10 दिन लगते थे। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि कितना ज्यादा टाइम लगता था एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करने में। प्लस उस टाइम पे कोई मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन उतने ज्यादा डेवलप तो थे नहीं। तो इब्न बतूता ये बताता है कि उस टाइम पे ट्रेवल करना भी अपने आप में बहुत ज्यादा हजार्डस या बहुत ज्यादा खतरनाक होता था।
वो बहुत इनसिक्योर होता था। ही मेंशंस कि कई बार उनके ऊपर पायरेट्स ने और रॉबर्स ने अटैक कर दिया। इनफैक्ट एक बार जब वो मुल्तान से सिंध से दिल्ली जा रहे थे तो उनके ऊपर एक रॉबर्स ने अटैक कर दिया था, रॉबर्स के ग्रुप ने अटैक कर दिया था, और माना जाता है कि उनके कारवां में जितने लोग थे सब मारे गए, सिर्फ इब्न बतूता बचे थे एंड वो बहुत ज्यादा घायल हो गए थे। तो ही वॉज वेरी एडवेंचरस पर्सन। उस टाइम पे ट्रैवल करना आसान नहीं था, बट स्टिल उन्होंने इतनी सारी सिटीज को ट्रैवल किया, इतनी सारे प्लेसेस को ट्रैवल किया, इतनी सारी कंट्रीज को ट्रैवल किया। अब इब्न बतूता जिन भी जगहों पर जाते थे वो वहां के कल्चर, कस्टम, लोगों के बारे में बहुत डिटेल जानकारी देते थे। उनको जो कुछ नया लगता था, उनको जो कुछ अमेजिंग लगता था, वो उसको रिकॉर्ड कर लेते थे। तो इब्न बतूता ने, आपको पता है कि नॉर्थ अफ्रीका, वेस्ट एशिया, पार्ट ऑफ सेंट्रल एशिया, इंडिया और चाइना ट्रैवल किया, और इन सबको ट्रैवल करने के बाद जब वो मोरक्को पहुंचे तो मोरक्को के राजा ने इब्न बतूता को कहा कि भाई आप इतनी जगहों को घूम के आए हैं तो आप अपने एक्सपीरियंसेस को एक जगह लिखते क्यों नहीं, ताकि सभी लोगों को उन एक्सपीरियंसेस के बारे में पता चले। मोरक्को के राजा ने इब्न जुज्जाजी, ही इज वन ऑफ द राइटर, इनको इब्न बतूता के साथ अलाइन किया और क्या बोला कि आप अब इब्न बतूता के एक्सपीरियंसेस को लिखेंगे। और इब्न बतूता ने काफी जानकारी दी भी है, लेकिन हाँ एक चीज और, चीजों को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कई बार इब्न बतूता कहानियां भी सुनाते थे जो कि रियलिस्टिक नहीं है। तो हमें यहाँ पर थोड़ा सा श्योर नहीं रहना चाहिए उनके सारी चीजों के ऊपर, या सारी चीजों के ऊपर हमें एज इट इज हम भरोसा नहीं कर सकते। जैसे कई बार वो बोलते हैं कि मैंने एक जमीन देखी जहां पे लोग छोटे थे, चींटियां बड़ी बड़ी थी, और चींटियां सारा सामान उठा के एक जगह से दूसरी जगह जा रही थी। अब देखो भाई, इब्न बतूता भारत आने से पहले ऑलरेडी बहुत ज्यादा ट्रैवल कर चुका था, कई सारी भाषाओं को देख चुका था, कई कई बड़े शहरों को, महानगरों को ट्रैवल कर चुका था, एंड ही हैड अ वास्ट नॉलेज। तो ऑब्वियस सी बात है कि भारत के अंदर जब वो आया और उसने भारत में जो चीजें रिकॉर्ड की वो उसके लिए डेफिनेटली नई रही होंगी, क्योंकि वो चीजें उन्होंने कहीं और नहीं देखी थी। तो भारत के अंदर उन्होंने जो कुछ भी रिकॉर्ड किया है, डेफिनेटली इट वाज समथिंग न्यू और अमेजिंग फॉर हिम, जो उन्होंने अपनी बुक के अंदर रिकॉर्ड किया। तो आप देखेंगे कि स्टार्टिंग में पर्टिकुलरली दो चीजों से वो बहुत अमेज हुए, पहला पान और दूसरा कोकोनट। कोकोनट के बारे में वो बताते हैं कि भाई एक ऐसा फल जो एक इंसानी ब्रेन की तरह दिखता है, इंसानी हेड की तरह दिखता है, जिसके बाल भी है, जिसकी आंखें भी हैं, नाक भी, और अंदर ब्रेन भी है। और पान का जिक्र करते हैं कि भाई पान एक ऐसा प्रोडक्ट जिसको सिर्फ उसकी पत्तियों के लिए ही उगाया जाता है और फिर उसको अलग अलग तरीके से बनाकर खाया जाता है। उसके अलावा इंडियन सिटीज के बारे में बहुत डिटेल में जानकारी दी है इब्न बतूता ने, पर्टिकुलरली दिल्ली और दौलताबाद के बारे में। इब्न बतूता बताते हैं कि इंडियन सिटीज में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज थी और बहुत ही ज्यादा यहाँ पर अगर किसी बंदे के पास रिसोर्सेज और स्किल्स हैं तो वो इंडियन सिटीज के अंदर डेफिनेटली सस्टेन कर सकता है। इंडियन सिटीज बहुत ही पॉपुलेटेड और बहुत ही प्रॉस्परस, बहुत ही रिच होती थी। यहाँ की गलियां एकदम क्राउडेड होती थी, बड़े बड़े बाजार होते थे, कलरफुल मार्केट होते थे जहां पर दुनिया भर का सारा सामान मिलता था। मार्केट इनफैक्ट वो प्लेसेस होती थी जहां पर डांस और म्यूजिक भी होता था, डांस म्यूजिक परफॉर्मेंस भी होते थे, सोशो कल्चरल एक्टिविटीज होती थी। मार्केट के बीच में टेंपल और मॉस्क भी होते थे जहां पर लोग इकट्ठा होते थे। तो बेसिकली मार्केट्स वर द सेंटर ऑफ सोशो कल्चरल एक्टिविटीज इन इंडिया। प्लस ऑल दो डायरेक्टली इब्न बतूता ये मेंशन नहीं करते हैं, लेकिन इतिहासकार ये समझ रहे हैं कि ऑब्वियसली अगर इतना ज्यादा ट्रेड हो रहा है, इतना ज्यादा व्यापार हो रहा है, तो इट इज जस्ट बिकॉज कि भारत के जो गांव है वो बहुत ज्यादा रिच हैं, बहुत ज्यादा फर्टाइल हैं, वो इतना ज्यादा फूड प्रोडक्शन कर रहे हैं कि डेफिनेटली वो इतने बड़े बड़े अर्बन सेंटर्स को सस्टेन कर पा रहे हैं। तो इनडायरेक्टली हमें ये पता चलता है कि इंडियन एग्रीकल्चर वाज वेरी प्रॉफिटेबल और भारत की जो जमीन थी वो बहुत ज्यादा उपजाऊ, बहुत ज्यादा फर्टाइल थी। उसी के साथ साथ इब्न बतूता हमें ये जानकारी भी देते हैं कि भारत जो था एक बहुत बड़े ट्रेड नेटवर्क का बहुत अहम हिस्सा था। भारत से बहुत सारा सामान एक जगह से दूसरी जगह व्यापार किया जाता था और भारत के यहाँ बहुत सारा पैसा आता था इस पूरे टाइम पे। माना जाता है कि इंटर एशियन ट्रेड जो था उसका बहुत इंपॉर्टेंट नेटवर्क था भारत के मसाले वो यूरोप, केवल यूरोप में ही नहीं पूरे एशिया के अंदर बहुत ज्यादा डिमांडेड थे। उसके अलावा कॉटन, मसलिन, सिल्क, ब्रोकेड, सैटिन, ये सब क्या है, कपड़ों के नाम है। इंडिया के जो टेक्सटाइल्स थे वो भी बहुत ज्यादा डिमांडेड थे और इनसे बहुत ज्यादा प्रॉफिट आता था। यही कारण है कि इंडिया वॉज द वर्ल्ड पावर, वर्ल्ड इकोनॉमिक पावर इन द मेडिवल पीरियड। बहुत ज्यादा व्यापार भारत से होता था एंड दिस ब्रॉट लॉट ऑफ रिचेस टू इंडिया। अब इसी के बीच में इतना सारा व्यापार हो रहा है तो इब्न बतूता भारत के कम्युनिकेशन सिस्टम से भी बहुत ज्यादा कह सकते हैं आप देखकर चौंक जाते हैं। वो बताते हैं कि भारत के जो ट्रेड रूट्स थे उनको प्रॉपरली गेस्ट हाउस और सिक्योर किया गया था, गेस्ट हाउस बनाए गए थे रुकने के लिए कि व्यापारी आए तो वो जगह जगह पर रुक सकें, और उनकी सिक्योरिटी का भी पूरा ख्याल रखा गया था। इब्न बतूता बताते हैं कि यूं तो दिल्ली से सिंध जाने में 50 दिन लगते थे, लेकिन दिल्ली से सिंध अगर हमें कोई मैसेज पहुंचाना है तो वो सिर्फ 5 दिन में पहुंच जाता था इनके पोस्टल सिस्टम के थ्रू। बेसिकली ये जो पोस्टल सिस्टम था इट वाज अ रिले पोस्ट। रिले पोस्ट क्या होता है कि एक ही व्यक्ति मैसेज नहीं लेके जा रहा है बल्कि
देयर आर अल्टरनेटिव पीपल हु आर टेकिंग द मैसेजेस। भारत में वो पोस्टल सिस्टम को दो टाइप से डिवाइड करके समझाते हैं, एक था उलूक, एक था दावा। उलूक होता था हॉर्स पोस्ट, दावा होता था फूड पोस्ट। उलूक की अगर मैं बात करूं तो हॉर्स पोस्ट में क्या होता था, हर 4 मील पर एक स्टेशन बनाया गया। बेसिकली होता क्या है कि पॉइंट ए से पॉइंट डी तक सामान लेकर जाना है, तो एक ही व्यक्ति डी तक नहीं जाएगा, एक व्यक्ति ए से सामान लेकर यहां से शुरू होगा मैसेज लेकर, घोड़े पर बैठेगा और 4 मील अगले स्टेशन तक वो सामान लेकर जाएगा, मैसेज लेकर जाएगा। यहां से दूसरा बंदा वो मैसेज लेगा और घोड़े से अगले सी पॉइंट तक जाएगा। और जब यहां से व्यक्ति शुरू कर रहा है तो वो अपने हाथ में मैसेज और एक हाथ में रॉड लेकर चलेगा ताकि नेक्स्ट बंदा स्टार्ट रेडी रहे। जैसे ही नेक्स्ट पॉइंट पर पहुंचा तो मैसेज लिया दूसरे बंदे ने, वो आगे गया, फिर नेक्स्ट बंदा, फिर नेक्स्ट बंदा, इस तरीके से रिले करते करते मैसेज पहुंचता था। सेम वाज दावा, लेकिन दावा में वो क्या कर रहा है, फुट पोस्ट, पैरों से दौड़ कर जा रहे हैं। अब बिकॉज दौड़ कर जा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है ज्यादा लंबा एक इंसान नहीं दौड़ सकता, तो वहां पे क्या किया जाता था, 1 मील के बीच में 3 स्टेशन बनाए जाते थे। 1 मील के बीच में 3 स्टेशन बनाए जाते थे, बात समझ रहे हैं। यहाँ पे 4 मील के बीच में एक स्टेशन, यहाँ पे 3 मील, 1 मील के बीच में 3 स्टेशन बनाए जाते थे कि देयर इज 1 माइल, उनके बीच में 3 स्टॉप बनेंगे। सेम प्रोसेस फॉलो होता था कि एक व्यक्ति एक हाथ में मैसेज, एक हाथ में रॉड पकड़ता था जिसमें बेल लगी हुई होती थी, और वो बहुत तेजी से भागते हुए जाता था। उसको बस ए पॉइंट तक पहुंचना है जहां पर दूसरा बंदा ऑलरेडी रेडी है, वो मैसेज लेगा और वो भागना शुरू करेगा। इस तरीके से मैसेज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचते हुए फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता था। एंड इनफैक्ट इब्न बतूता बताता है कि फूट पोस्ट वॉज फास्टर देन हॉर्स पोस्ट। अब हॉर्स कई बार नहीं रेडी है भागने के लिए, रुक गया, नहीं जा रहा है, लेकिन इंसान तो भाग रहा है ना, तो फूट पोस्ट वॉज फास्टर देन हॉर्स पोस्ट। हॉर्स पोस्ट उलूक, फूट पोस्ट वॉज दावा। तो इस कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में भी वो बहुत डिटेल में हमें जानकारी देते हैं। अब आ जाते हैं हम तीसरे व्यक्ति जिनका नाम था फ्रैंकोइस बर्नियर। बेसिकली होता क्या है कि 15-16 सेंचुरी से जब पहली बार पोर्चुगीज ने भारत के लिए समुद्री रास्ते की खोज की तो बहुत लार्ज स्केल में यूरोपियंस भारत आना शुरू कर दिए। बेसिकली ये कहानी शुरू होती है 1498 से, जब वास्को डिगामा भारत के लिए समुद्री रास्ते की खोज करते हैं केप ऑफ गुड होप साउथ अफ्रीका से होते हुए, और अब यूरोप के लिए भारत के रास्ते खुल चुके थे और वो डायरेक्टली भारत आ सकते थे। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि कई सारे डच, फ्रेंच, इटालियन, ब्रिटिश पीपल जो हैं वो भारत की ओर आना शुरू कर देते हैं। वो भारत के बारे में जानना भी चाहते थे, उसके ट्रेडिशन और कल्चर के बारे में जानना चाहते थे, प्लस कुछ लोग व्यापार भी करना चाहते थे। जैसे आप देखेंगे कि जीसट रोबर्टो नोबिली ये भारत आए, पोर्चुगीज द्वारते बारबोसा ये ट्रेड और सोसाइटी के बारे में जानकारी देते हैं साउथ इंडिया की, फ्रेंच जूलर जीन बाप्टिस्ट ट्रेवर्नियर ये 6 बार भारत आए, इटालियन डॉक्टर मनुकी ये तो भारत आए और भारत में ही सेटल हो गए। तो इन्हीं में से एक फ्रेंचमैन थे जिनका नाम था फ्रैंकोइस बर्नियर। Francois Bernier, he came to India from France. He was a doctor, philosopher and historian. ये भारत में बेसिकली जॉब ढूंढने के पर्पज से ही आए थे, और ये शाहजहां के कोर्ट में, उस टाइम पे भारत को कौन रूल कर रहा था, मुगल एम्परर शाहजहां। शाहजहां के कोर्ट में आया था, द किंग वॉज शाहजहां, और बेसिकली शाहजहां का बेटा था दारा शुको, उसके फिजिशियंस की तरह आए थे ये यहाँ पर, और बाद में दानिशमंद खान जो कि एक इंटेलेक्चुअल और एक साइंटिस्ट है, उनके साथ शाहजहां के कोर्ट में रहते हुए इन्होंने काफी सारी स्टडी और रिसर्चेस किए। अब जैसा कि पहले दो लोगों ने भारत को ना बहुत ही अमेजिंग तरीके से डिस्क्राइब किया, वो भारत को देखकर काफी अमेज हुए और भारत की काफी विविड डिस्क्रिप्शन दी, वहीं पर फ्रैंकोइस बर्नियर का अप्रोच थोड़ा सा अलग था। फ्रैंकोइस बर्नियर भारत को हमेशा प्रेजेंट करता था इन कंपैरिजन टू यूरोप, और वो हमेशा ये दिखाने की कोशिश करता था कि यूरोप जो है वो भारत से लाख गुना बेटर है, एंड भारत में जो भी सारी चीजें चल रही हैं वो बहुत ही खराब है। तो व्हाट ही ट्राइड टू डू, ही ऑलवेज कंपेयर्ड वेस्ट एंड ईस्ट, दैट इज यूरोप एंड इंडिया, और हर बार वो जब भी ये कंपैरिजन करते थे तो वो यूरोप को हमेशा बेटर दिखाने की कोशिश करते थे एज कंपेयर टू इंडिया, राइट। और उन्होंने अपनी सारी राइटिंग्स किसको डेडिकेट की, लुइस 14 को, कि भाई देखिए फ्रांस में आप रूल कर रहे हैं तो कितना बढ़िया चल रहा है, वहीं भारत में मुगल एम्परर ही इज डूइंग नथिंग। आगे चलकर उनकी राइटिंग्स को इंग्लिश और बाकी भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया, और पूरे यूरोप में जो फ्रैंकोइस बर्नियर का आइडिया था वो फैल गया, और लोगों के मन में यही विचार बन गए कि भाई यूरोप ज्यादा बेटर है, भारत खराब है। बर्नियर अगर आप देखेंगे तो हमेशा यही दिखाता था कि ईस्टर्न कंट्रीज जो हैं दे आर यूजलेस। ये बताता है, इन्होंने एक किताब लिखी ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, और इसके अंदर क्या किया है, मुगल एम्पायर को यूरोप से कंपेयर किया है, और हमेशा यही दिखाया है कि मुगल एम्पायर में जो भी व्यवस्थाएं हैं वो इंफीरियर हैं, खराब हैं, और वहीं पे यूरोप में जो कुछ चल रहा है एवरीथिंग इज सुपीरियर। सबसे पहले वो बात करते हैं लैंड ओनरशिप की, कि भाई भारत के अंदर पूरी की पूरी जमीन राजा के हाथ में, लोगों के पास कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, देयर इज नो प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट, पूरा का पूरा क्राउन ओनरशिप ऑफ लैंड देखने को मिलता है कि सारी जमीन राजा के कंट्रोल में ही है, और राजा उस जमीन को अपने नोबल्स के बीच में बांट देता है। अल्टीमेटली क्या हुआ कि इससे गरीबों के पास कोई जमीन नहीं है, गरीबों के पास कोई मींस नहीं है कुछ उगाने का,
और ये स्टेट और लोगों के लिए पूरी तरीके से हार्मफुल है। वो बताता है कि किसानों के हाथ में कोई जमीन ही नहीं है। वो क्या बोलता है कि अब चूंकि भाई किसानों के पास कोई जमीन नहीं है खुद की जो वो आगे जनरेशन को दे सकें, तो उसमें ना कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ना उसके बेटरमेंट के लिए कोशिश कर रहे हैं, ना प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज जमीन तो उनकी है नहीं, वो तो राजा की है। तो दे आर नॉट स्पेंडिंग अपॉन इट एंड दिस इज कंप्लीटली हार्मफुल फॉर द पीजेंट्स, फॉर द एग्रीकल्चर। एंड माना जाता है कि पीजेंट की कंडीशन और एग्रीकल्चर की कंडीशन भारत के अंदर डिक्लाइन हो रही है बिकॉज ऑफ दिस प्राइवेट ओनरशिप ऑफ लैंड। वो बताता है कि चूंकि यहां पर प्राइवेट ओनरशिप ऑफ लैंड नहीं है, तो एक लैंड ओनर क्लास जो कि वेस्टर्न यूरोप में डेवलप हो चुकी थी, लैंड ओनर क्लास का कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, लैंड लॉर्ड्स का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है जो जमीन पर इन्वेस्टमेंट कर सके और जमीन को ग्रो कर सके। एंड यही कारण है कि भारत की जमीन एकदम खराब हो चुकी है, बंजर हो चुकी है, और किसानों की हालत तो बहुत ज्यादा खराब है। वो बताता है कि इंडियन सोसाइटी में केवल दो प्रकार के लोग हैं, सबसे ऊपर अमीर लोग, सबसे नीचे गरीब लोग। ये राजा या अमीर लोग जो हैं ये नंबर्स में कम है, लेकिन ये पीजेंट से केवल टैक्स वसूल रहे हैं और उससे उनका जीवन चल रहा है। मिडिल क्लास का यहाँ कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं, और गरीब बेचारे इतने ज्यादा गरीब हैं, इतनी ज्यादा खराब हालत है कि कई बार 2 बार खाना खाने के लिए भी उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, 2 टाइम का खाना भी वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। वो बताता है कि मुगल एम्परर इज द किंग ऑफ बेगर्स एंड बारबेरियंस। मुगल राजा जो है वो बारबेरियंस और भिखारियों का राजा है, जंगली लोगों और भिखारियों का राजा है। मुगल सिटीज जो हैं वो डिस्ट्रक्टेड है, टूटी हुई हैं, वहां पे गंदी हवाएं चल रही हैं, बदबूदार हवाएं हैं, कंटेमिनेटेड हैं, पोल्यूशन है वहां पे बहुत ज्यादा। और इनके खेत जो हैं वहां बड़ी बड़ी झाड़ियां उगी हुई हैं, वहां पे दलदल बना हुआ है, मार्शेस बने हुए हैं, पानी जमा है जिसपे कई सारे कीड़े मकोड़े डेवलप हो रहे हैं, जिसमें कई सारे पेस्ट डेवलप हो रहे हैं। दिस इज हाउ ही इज ट्राइंग टू प्रेजेंट इंडियन सिटीज एंड मुगल एम्परर। लेकिन वहीं पे जब हम अल बरूनी की बात करते हैं जो कि अकबर के कोर्ट हिस्टोरियन थे, अल बरूनी ये साफ साफ मेंशन करते हैं कि भाई राजा जो टैक्स ले रहा है दैट इज द रेमनरेशन ऑफ सोवरेनिटी, कि भाई ये एक क्लेम है जो राजा अपने सब्जेक्ट्स के ऊपर लगाता है क्योंकि वो उसको प्रोटेक्शन दे रहा है। राजा चूंकि अपने लोगों को प्रोटेक्ट कर रहा है तो बदले में उनसे एक फीस लेता है, एक टैक्स लेता है। इट इज नॉट अ टैक्स ऑन लैंड। अलबरूनी मेंशन करता है कि राजा जो टैक्स ले रहा है वो टैक्स क्रॉप्स के ऊपर है, फसलों के ऊपर है, वो जमीन के ऊपर टैक्स नहीं है। तो ऑब्वियसली अलबरूनी जो फ्रेंकोइस बर्नियर जो बताने की कोशिश कर रहा है वो बहुत गलत है। और अबुल फजल ने इस बात को बहुत साफ साफ तरीके से लिखा है कि भाई इट इज रिमनरेशन ऑफ सोवरेनिटी एंड टैक्स ऑन क्रॉप्स नॉट ऑन लैंड, की टैक्स जो है वो क्रॉप्स के ऊपर है, फसलों के ऊपर है, जमीन के ऊपर टैक्स नहीं है। तो दिस शोज कि भाई डेफिनेटली यहां पर किसी भी प्रकार से राजा पूरी तरीके से जमीन का ओनर नहीं है। ऑल्दो जो भी था, अब फ्रेंकोइस बर्नियर की राइटिंग को पढ़कर आगे चलकर कुछ फिलोसोफर्स ने अपनी खुद की फिलोसफीज डेवलप कर ली और इंडिया के मोड ऑफ प्रोडक्शन को ऐसे दिखाया जैसे वो बहुत गलत है। जैसे आप देखेंगे मॉन्टेस्क्यू, उन्होंने ओरिएंटल डेस्पोटिज्म की बात की। ओरिएंटल मतलब ईस्टर्न कंट्रीज, डेस्पोटिज्म का मतलब एब्सोल्यूट रूल, एक राजा जो सारी सत्ता अपने हाथ में रखता है। वो बताता है कि ईस्टर्न कंट्रीज के अंदर ऐसे राजा रूल करते हैं जो सारी सत्ता अपने हाथ पर रखते हैं और वो अपने लोगों को कंप्लीट अथॉरिटी के अंदर रखते हैं, कंप्लीट सब्जुगेशन के अंदर रखते हैं, कंप्लीट कंट्रोल के अंदर रखते हैं, उनके ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस लगाकर रखते हैं। लोगों के पास कोई राइट्स नहीं है, कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। किंग इज टेकिंग ऑल द प्रोड्यूस, राजा पूरा उनसे प्रोडक्शन करवाता है और सारा प्रोड्यूस टैक्स में ले लेता है, तो लोगों के पास कुछ भी नहीं बच रहा है। आगे चलकर कार्ल मार्क्स ने एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन की बात की, जहां पर वो क्या बताता है कि भाई देखो, एक तरफ राजा है, एक तरफ विलेज कम्युनिटीज हैं। विलेज कम्युनिटीज में सारे बेचारे किसान रह रहे हैं जिनके पास कोई जमीन नहीं है और ऊपर राजा है। किसान खेती करते हैं और राजा उनसे पूरा टैक्स ले लेता है। अब राजा इन किसानों को तब तक चैन से रहने देता है जब तक ये किसान उनको टैक्स पे कर रहे हैं। जब किसान टैक्स पे करना बंद कर देते हैं, राजा उनको प्रताड़ित करने लगता है, राजा उनको परेशान करने लगता है। दोनों ही केसेस में वो क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ईस्टर्न कंट्रीज के अंदर या इंडिया के अंदर पर्टिकुलरली किंग इज द ओनर ऑफ ऑल लैंड, और बिकॉज सारी जमीन राजा के पास है, राजा लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहा है, उनसे प्रोडक्शन करवा रहा है और सारा प्रोडक्शन खुद रख ले रहा है और लोगों के पास कुछ भी नहीं है। वो बताता है, फ्रेंकोइस बर्नियर लिखता है कि भारत के अंदर केवल 2 क्लासेस हैं। उसने बोला ना कि सिर्फ ऊपर अपर क्लास और नीचे पुअर पीजेंट्स, लेकिन ऐसा नहीं है। सोशल रियलिटी कुछ और बताती है। आप अगर 16-17 सेंचुरी की रूरल सोसाइटी की बात करेंगे तो देयर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ पीपल। सबसे ऊपर आपको बड़े बड़े जमींदार देखने को मिलेंगे जिनके पास बहुत जमीनें हैं, फिर बड़े किसान देखने को मिलेंगे, फिर छोटे किसान देखने को मिलेंगे और अल्टीमेटली अनटचेबल लैंड लैंडलेस लेबरर्स देखने को मिलेंगे। तो भाई ये जो कहने की कोशिश कर रहे हैं ना कि भाई भारत के समाज के अंदर केवल और केवल 2 टाइप के लोग हैं, एक तो हमारे राजा हैं जिनके पास पूरी जमीन और दूसरे गरीब किसान जिनके पास कोई मींस नहीं है, कहीं ना कहीं ये बात झुठला जाती है। आगे चलकर इनफैक्ट आपको देखने को मिलेगा कि
फ्रेंकोइस बर्नियर जो बातें कर रहा है कई बार वो खुद ही उसको कॉन्ट्रास्ट कर रहा है, कई बार वो खुद ही उसको अपोज कर रहा है। जैसे एक तरफ फ्रेंकोइस बर्नियर बोलता है कि भारत के अंदर जो आर्टिजन्स हैं, जो कारीगर हैं, उनके पास कोई इंसेंटिव नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको सारा पैसा टैक्स में दे देना पड़ता है, तो वो कोई अच्छे से तरीके से प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं। राइट, मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन, भारत का जो मैन्युफैक्चरिंग है, प्रोडक्शन है, भारत का जो इंडस्ट्रीज है वो डिक्लाइन हो रही है। और दूसरी तरफ वो खुद ही मेंशन कर रहा है कि वर्ल्ड का गोल्ड और सिल्वर, लार्ज पार्ट ऑफ वो गोल्ड और सिल्वर वो मुगल मार्केट में फ्लो कर रहे हैं, दे आर कमिंग टू मुगल मार्केट। राइट, कई सारी कम्युनिटीज हैं जो व्यापार में इन्वॉल्व हैं और बहुत प्रॉफिटेबल व्यापार हो रहा है। तो हाउ कम ही इज टेलिंग बोथ द थिंग्स एट द सेम टाइम? इट्स नॉट पॉसिबल। इनफैक्ट 17वीं शताब्दी में माना जाता है कि 15% पॉपुलेशन जो थी मुगल एम्पायर की वो शहरों में रह रही थी। और इस टाइम पे यूरोप के अंदर इतना शहरीकरण तो था भी नहीं। अर्बनाइजेशन वॉज नॉट सो वाइड स्प्रेड इन यूरोप एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। जब 15% भारत की पॉपुलेशन शहरों में रह रही थी, उस टाइम पे मुश्किल से यूरोप की 5 से 7% पॉपुलेशन केवल शहरों के अंदर रह रही थी। तो अब इस चीज का विरोध करते हुए फ्रेंकोइस बर्नियर बोलता है कि भाई देखो, भारत के शहर ना कैंप टाउन्स हैं। कैंप टाउन्स क्या होते हैं? ये ऐसे शहर हैं कि जब राजा आकर किसी जगह पर रहता है तो शहर विकसित होता है, और राजा चला जाता है तो शहर भी खत्म हो जाते हैं। क्योंकि लोगों को राजा को सर्विसेज प्रोवाइड करनी होती है, तो वो मार्केट लगाते हैं, राजा गया, शहर खत्म, वो फिर से डेजर्ट बन जाता है। लेकिन हमारे राइटर्स, इंडियन राइटर्स ये बताते हैं कि भाई सिर्फ कैंप टाउन्स नहीं, यहाँ पे बड़े अलग अलग प्रकार के टाउन्स थे। पिलग्रिमेज टाउन्स, जहां पर आप तीर्थ यात्रा करने जाते हैं, रिलीजियस टाउन्स, पोर्ट टाउन्स जहां से व्यापार हो रहा है, ट्रेडिंग टाउन्स, मैन्युफैक्चरिंग टाउन्स। तो हाउ कम कि इंडियन सिटीज वर ओनली कैंप टाउन्स? उसके अलावा मर्चेंट्स बहुत ही प्रॉफिटेबल जॉब कर रहे हैं इस टाइम पे। हमारे भारत में गिल्ड सिस्टम चल रहा है, एक ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलती है हमें अलग अलग जगहों पर, जहां पे व्यापारी अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाकर व्यापार कर रहे हैं। हमें देखने को मिलता है वेस्टर्न इंडिया में महाजन और उनके हेड सेठी, नगर सेठी इन गिल्ड का हेड जो सिटी एडमिनिस्ट्रेशन में भी हेल्प कर रहा है, और ये बहुत ही प्रॉफिटेबल व्यापार कर रहे हैं ये सारे लोग। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा कई सारे अलग अलग ऑक्यूपेशन को करने वाले लोग हमें भारत में देखने को मिलते हैं, जैसे हकीम, पंडित, आर्टिस्ट, म्यूजिशियन, वकील, पेंटर। तो ऑब्वियसली देयर वर एन नंबर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन इंडियन सिटीज, और इंडियन सिटीज बहुत ही तगड़े तरीके से ग्रो कर रही थी। अब लास्ट में हम बात करते हैं पोजीशन ऑफ वुमेन के बारे में, कि भाई देखो बहुत सी चीजें थी जिनके बारे में जिक्र किया गया, और कई बार वो चीजों को एज इट इज टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। जैसे स्लेवरी की बात करें तो इब्न बतूता स्लेवरी का जिक्र करते हैं, लेकिन उन्होंने स्लेवरी को कुछ अमेजिंग तरीके से नहीं बताया, वो उसको देखकर चौंके नहीं। उनका मानना था कि भाई स्लेव्स, वो लिखते हैं कि स्लेव्स को ओपनली मार्केट में बेचा और खरीदा जाता था जैसे कोई और सामान, और उनको गिफ्ट की तरह एक्सचेंज भी किया जाता था। स्लेव्स दो प्रकार के होते थे, मेल स्लेव्स, फीमेल स्लेव्स। फीमेल स्लेव्स कंपैरेटिवली सस्ती होती थी। इनफैक्ट जब इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के कोर्ट में जा रहे थे तो अपने साथ कई सारे कैमल, घोड़े और विमेन स्लेव्स लेकर गए थे उनको गिफ्ट करने के लिए। मोहम्मद बिन तुगलक के कोर्ट में भी कई सारी फीमेल स्लेव्स होती थी, और उनमें से कुछ को डांस और म्यूजिक भी आता था जो परफॉर्मेंस देकर राजा को खुश करती थी। इनफैक्ट कई बार मोहम्मद बिन तुगलक फीमेल स्लेव्स रखता था ताकि अपने जो नोबल्स हैं, अपने जो मिनिस्टर हैं, उनके ऊपर नजर रख सके कि कहीं वो मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र तो नहीं रच रहे हैं। स्लेव्स का यूज जनरली डोमेस्टिक हाउस होल्ड वर्क के लिए किया जाता था, और कई बार पैलेंक्विन या डोला उठाने के लिए किया जाता था। और चूंकि फीमेल स्लेव्स कंपैरेटिवली सस्ती होती थी, तो हर घर में जनरली 1 या 2 स्लेव्स होती ही होती थी। तो वो बताता है कि या विमेन स्लेव्स वर देयर। वहीं पे फ्रेंकोइस बर्नियर मेंशन करता है सती प्रथा के बारे में, कि उसने देखा कि भाई किस प्रकार से एक महिला की पति के मृत्यु के बाद महिला को भी जबरदस्ती फोर्स किया जाता है उन्हीं की चिता में जलने के लिए, एंड ही वाज वेरी सैडेंड बाय दिस। वो बताता है कि यही एक कारण है कि भारत पीछे है यूरोप से, कि भाई भारत के अंदर महिलाओं की जो पोजीशन है वो कंपैरेटिवली खराब है एज कंपेयर टू यूरोप। लेकिन सोशल रियलिटी अगेन हमें क्या बताती है कि स्लेवरी और सती प्रथा के बाहर भी महिलाओं का एक रोल था। माना जाता है कि उनका लेबर जो था वो एग्रीकल्चरल और नॉन एग्रीकल्चरल दोनों टाइप की एक्टिविटीज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, एंड वुमेन प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दीज एक्टिविटीज। इनफैक्ट कई सारी रिच मर्चेंट फैमिलीज से महिलाएं जो थी वो कमर्शियल एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व होती थी। राइट, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड दोस्तों इस चैप्टर के लिए। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, सारे नोट्स आपको वहां पर भी मिल जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच पीपल, आई होप यू एंजॉयड द सेशन। मिलता हूं मैं आपसे अगली क्लास के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। मुस्कुराते रहिए और याद रखिएगा हमारा मोटो, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। थैंक यू वेरी मच पीपल।